नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भारत, नेपाल और चीन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दक्षिण एशिया में प्रभाव बढ़ाने की होड़ के बीच नेपाल एक बार फिर भारत और चीन के बीच रणनीतिक कंपटीशन का केंद्र बन चुका है। आपको बता दें कि चीन पिछले कई वर्षों से नेपाल में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। बड़े बड़े निवेश, प्रोजेक्ट्स और बेल्ट एंड रोड यानी कि BRI के जरिए वे नए नेपाल को अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब तक चीन की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं जमीन पर सफल नहीं नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि दूसरी तरफ भारत लगातार नेपाल के साथ अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्तों को मजबूत कर रहा है। खास बात यह है कि जहां चीन अभी नेपाल तक रेलवे लाइन पहुंचाने की योजना पर सर्वे कर रहा है, वहीं भारत नेपाल को रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ चुका है। हाल ही में नेपाल के विदेश मंत्री चीन और भारत की यात्रा से लौटे हैं। इस दौरान चीन ने एक बार फिर नेपाल से सामने आई कई बड़े वादों को सामने रखा है और BRI परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। नेपाल चाहता है कि चीन नेपाल से ये चाहता है कि भारत का प्रभाव नेपाल में कम हो। उसकी आर्थिक तथा रणनीतिक मौजूदगी चीन चाहता है ये कि नेपाल में चीन की आर्थिक और रणनीतिक मौजूदगी नेपाल में ज़्यादा बढ़े। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की सबसे बड़ी चुनौती कोई राज्य की राजनीतिक शक्ति नहीं बल्कि हिमालय की कठिन भूगोल है। दरअसल नेपाल और चीन के बीच हिमालय की विशाल पर्वतमालाएं प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ी हैं। यही वजह है कि चीन की कई परियोजनाएं बार बार प्राकृतिक चुनौती का सामना कर रही हैं। चीन ने नेपाल सीमा पर कई हाई पोर्ट विकसित किए हैं ताकि व्यापार को बढ़ाया जा सके, लेकिन भूस्खलन और खराब मौसम के कारण इनका संचालन अक्सर प्रभावित रहता रहा है। आपको बता दें कि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि चीन ने नेपाल को कई आकर्षक परियोजनाओं का सपना दिखाया, लेकिन जमीन पर उन्हें लागू करना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और प्रस्तावित रेलवे परियोजना है। चीन ने नेपाल में बड़े निवेश किए हैं, लेकिन परियोजनाओं से अपेक्षित परिणाम मिले हैं। नेपाल और चीन के बीच व्यापार के लिए कुछ सीमित पहाड़ी मार्ग मौजूद हैं। इसमें तोता पानी मार्ग प्रमुख माना जाता है। एक समय ये दोनों देशों के बीच व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, लेकिन वर्ष 2015 के विनाशकारी भूकंप के बाद ये मार्ग कई वर्षों तक बंद रहा। इसके बाद इस क्षेत्र में लगातार भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाएं आती रही, जिसके कारण आवाजाही प्रभावित होता रहा है। चीन की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है कुरुंग से काठमांडू तक रेलवे लाइन बिछाने की योजना। ये परियोजना का उद्देश्य नेपाल के सीधे चीन से रेलवे नेटवर्क को जोड़ना है, लेकिन ये सपना फिलहाल कागजों और सर्वेक्षणों तक ही सीमित दिखाई दे रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रेलवे लाइन पर लगभग 98% हिस्सा सुरंगों और पुलों के जरिए बनाना पड़ेगा। इसका कारण है कि नेपाल का पहाड़ी भूगोल और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील क्षेत्र को माना जाता है। ऐसे में रेलवे निर्माण न केवल तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण होगा बल्कि इसकी लागत भी बहुत अधिक सामने आ सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस परियोजना पर करीब 2 अरब 75 करोड़ डॉलर, उससे भी अधिक खर्च आ सकता है। वर्षों से इस परियोजना पर चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक ये निर्माण चरण में नहीं पहुंचा है। चीन फिलहाल इसके लिए विस्तृत सर्वेक्षण और अध्ययन कर रहा है। आपको बता दें कि इसके विपरीत भारत ने नेपाल के साथ रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर ठोस प्रगति की है। भारत की महत्वाकांक्षी रक्सौल काठमांडू रेलवे परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि DRP तैयार की जा चुकी है। माना जा रहा है कि ये परियोजना पूरी होने के बाद नेपाल और भारत के बीच यात्रा और व्यापार दोनों में बड़ा बदलाव आ सकता है। सिर्फ रेलवे नहीं, व्यापार के क्षेत्र में भी भारत की स्थिति नेपाल के लिए काफी महत्वपूर्ण बनी हुई है। नेपाल के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का बड़ा हिस्सा भारत के रास्ते से ही होता है। कोलकाता और विशाखापट्टनम जैसे भारतीय बंदरगाह नेपाल के लिए समुद्री व्यापार के लिए प्रमुख द्वार बने हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि चीन में बने कई उत्पाद भी भारत के बंदरगाहों और भारतीय परिवहन नेटवर्क के जरिए ही नेपाल पहुंचते हैं। यानी चीन का सामान भी अक्सर भारत के रास्ते ही होकर नेपाल पहुंचता है। माना जा रहा है कि ये मार्ग न केवल रास्ता है बल्कि अधिक भरोसेमंद भी
जो है साबित हुआ है। वर्ष 2016 में चीन ने नेपाल को अपने समुद्री बंदरगाहों के उपयोग का प्रस्ताव दिया था। उस समय इसे भारत पर निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ा कदम बताया गया था, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर यह व्यवस्था अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सकी। नेपाल को आज भी बड़ी मात्रा में व्यापार और आपूर्ति के लिए भारतीय मार्गों पर जो है निर्भर रहना पड़ता है। नेपाल ने वर्ष 2015 में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI परियोजना में शामिल होने का फैसला किया था। उस समय उम्मीद जताई जा रही थी कि इससे नेपाल को नए व्यापारिक अवसर मिलेंगे और भारत पर निर्भरता कम होगी, लेकिन प्राकृतिक परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों ने इस परियोजना की गति को काफी धीमा कर दिया है। बार बार आने वाली बाढ़, भूस्खलन और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने चीन और नेपाल के बीच कई परियोजनाओं को प्रभावित किया है। इसके उलट भारत के साथ नेपाल की कनेक्टिविटी अपेक्षाकृत अधिक स्थिर और भरोसेमंद बनी हुई है। माना जा रहा है कि चीन नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन भूगोल उसकी सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। दूसरी ओर भारत को नेपाल के साथ खुली सीमा, सांस्कृतिक संबंध, धार्मिक जुड़ाव और दशकों पुराने आर्थिक रिश्तों का लाभ मिलता रहा है। फिलहाल तस्वीर यही बताती है कि चीन में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास जो है चीन कर रहा है, लेकिन हिमालय की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां उसके लिए सबसे बड़ा बाधा जो है सामने आ रही है। वही भारतीय बुनियादी ढांचे, व्यापार और परिवहन नेटवर्क के जरिए नेपाल के साथ अपने संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले वर्षों में नेपाल चीन की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को कितना आगे बढ़ा पाता है और भारत और नेपाल के बीच प्रस्तावित रेल परियोजनाएं किस रफ्तार में आगे बढ़ती हैं। लेकिन इतना जरूर है कि नेपाल को लेकर भारत और चीन के बीच रणनीतिक कंपटीशन आने वाले समय में और भी ज्यादा दिलचस्प होता दिखाई देगा। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। राम मंदिर में चढ़ावा और दान से जुड़े कथित गड़बड़ियों के आरोपों के बीच अब सिंधी समाज ने गंभीर सवाल उठाए हैं। दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए दान की गई करीब 200 किलो की चांदी की ईंट अब तक स्पष्ट जो है सामने नहीं आई है, उसका हिसाब अब तक सामने नहीं आया है। विश्व सिंधी सेवा संगम के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू मनवानी ने आरोप लगाया है कि सिंधी समाज की ओर से वर्ष 2021 में राम मंदिर निर्माण के लिए 200 चांदी की ईंटें दान की गई थी, लेकिन 5 साल बाद बीत जाने के बाद भी न तो उनकी कोई आधिकारिक रसीद उनको मिली है और ना ही कोई जानकारी दी गई है कि उन ईंटों का इस्तेमाल किस प्रकार हुआ था, कहां हुआ था। राजू मनवानी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ था, तब देश और विदेश में रहने वाले सिंधी समाज के लोगों ने मंदिर निर्माण में योगदान देने के लिए फैसला किया था। अब इसके लिए उन्होंने विशेष अभियान चलाया था, जिसके तहत भारत समेत लगभग 12 देशों के सिंधी समाज के लोगों ने भाग लिया था। दावे के अनुसार 26 जनवरी 2021 को देश भर से आए करीब 150 प्रतिनिधियों का एक दल अयोध्या पहुंचा था। यहाँ जो है राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को 200 चांदी की ईंटें सौंपी गई थी। बताया जा रहा है कि प्रत्येक ईंट का वजन लगभग 1 किलोग्राम था, यानी कि कुल मिलाकर करीब 2 क्विंटल यानी कि 200 किलो चांदी मंदिर निर्माण के लिए दान की गई थी। अब सवाल उठाया जा रहा है कि ईंटों का क्या हुआ। विश्व सिंधी सेवा संगम का आरोप है कि ईंटें जो है सौंपने के समय उन्हें किसी भी प्रकार की रसीद नहीं दी गई थी। इसके अलावा जो है बाद में भी ट्रस्ट की ओर से यह भी नहीं बताया गया था कि इस चांदी की ईंटों का उपयोग मंदिर निर्माण में हुआ था या किसी अन्य उद्देश्य से जो है इसका इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें कि राजू मनवानी का यह भी कहना था कि हाल ही के दिनों में राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे और दान की कथित गड़बड़ियों की खबर सामने आने के बाद सिंधी समाज में और भी ज़्यादा चिंता जो है बढ़ गई है। उनका कहना है कि जब चढ़ावे में चोरी और जो है गड़बड़ी के आरोप सामने आ रहे हैं, तब स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठता है कि आखिर समाज द्वारा दान की गई चांदी की ईंटें कहां गई हैं। उन्होंने मांग की है कि ट्रस्ट इस पूरे मामले पर सार्वजनिक रूप से स्थिति स्पष्ट करे। साथ ही ये भी बताया है कि दान में मिली चांदी की ईंटों का रिकॉर्ड क्या है और उनका उपयोग किस प्रकार किया गया। यह मामला ऐसे समय में आया है जब राम मंदिर में चढ़ावे और कीमती वस्तुओं के रखरखाव को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं।
कुछ दिनों से मंदिर से जुड़े दान, आभूषण और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के संबंध में विभिन्न दावे और आरोप चर्चा में सामने आ रहे हैं। इसी बीच सिंधी समाज की ओर से लगाया गया ये नया आरोप मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना रहा है। हालांकि इस आरोप पर अभी किसी भी प्रकार की प्रक्रिया ट्रस्ट के ऊपर उसके तरफ से सामने नहीं आई है। ट्रस्ट पहले भी कई आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर चुका है। उसका ये कहना है कि सभी दान और वित्तीय मामलों का रिकॉर्ड नियमानुसार रखा जाता है और रखा गया है। वही ये भी मानना है कि राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है। ऐसे में मंदिर निर्माण से जो है मिले दान और चढ़ावे को लेकर पारदर्शिता जो है बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। यदि किसी संस्था या समाज ने मंदिर निर्माण के लिए योगदान दिया है तो उसके रिकॉर्ड और उपयोग की जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए, वो सामने आना चाहिए। अब सबकी नजर इस बात पे है कि ट्रस्ट इस मामले पर क्या टिप्पणी देता है। क्या सिंधी समाज के आरोपों की जांच होगी और क्या दान में दी गई चांदी की ईंटों का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाएगा। फिलहाल 200 किलो चांदी की कथित लापता ईंटों का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोप गंभीर है, लेकिन इन आरोपों की पुष्टि या खंडन के लिए आधिकारिक जांच और दस्तावेजों की जो है तथ्यों की जांच अभी बाकी है। अगली खबर पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर जो है उसी राजनीति में घमासान देखने को मिल रहा है। टीएमसी यानी कि जो है टीएमसी के भीतर गुटबाजी और बागियों के दावों के बीच अब पार्टी की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा ने मोर्चा संभाल लिया है और तीखा हमला बोला है। महुआ मोइत्रा ने बागी नेताओं के उन दावों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है जिसमें कुछ नेताओं ने टीएमसी पर अपना जो है नियंत्रण होने की बात कही थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर उनके कहने से टीएमसी उनकी हो जाती तो फिर खुद को इंग्लैंड की रानी मान लेंगी। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। महुआ मोइत्रा ने साफ शब्दों में कहा है कि कुछ बागी नेता जिस तरीके से दावे कर रहे हैं उनमें कानूनी और संवैधानिक समझ बिल्कुल भी नहीं दिखती। उन्होंने आरोप लगाया है कि ऐसे दावे न केवल असंवैधानिक है बल्कि पार्टी की छवि को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये पूरा विवाद उस समय और ज्यादा बढ़ गया जब टीएमसी के भीतर कुछ विधायकों और सांसदों ने अलग अलग रुख अपनाया। बागी खेमे से कुछ नेताओं ने यहाँ तक दावा किया कि पार्टी पर उनका नियंत्रण है और उन्होंने जो है संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलाव भी घोषित कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि बागी गुट की ओर से ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता विपक्ष के तौर पर मान्यता दिए जाने का दावा किया जा रहा है, जिसे लेकर सियासी तनाव और भी ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं पार्टी नेतृत्व की ओर से इन दावों को पूरी तरीके से खारिज किया गया है। इसी तरीके से जो है अरूप रॉय को पार्टी का नया चेयरमैन घोषित करने जैसे बड़े कदम पर विवाद बना हुआ है। टीएमसी नेतृत्व का कहना है कि ऐसे फैसले पूरी तरीके से गैर कानूनी और पार्टी संविधान के खिलाफ है। स्थिति इतनी जटिल हो गई है कि यह मामला अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा है बल्कि कानूनी और राजनीतिक लड़ाई का रूप लेता जा रहा है। ममता बनर्जी ने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए पहले ही सख्त रुख अपनाया है और पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया है। महुआ मोइत्रा ने अपने बयान में ये भी कहा है कि कुछ लोग जिस तरीके से खुद को पार्टी का प्रतिनिधि बता रहे हैं वो केवल भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि टीएमसी एक संगठित और अनुशासित पार्टी है और ऐसे किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर चल रही ये अंदरूनी खींचातान पार्टी के लिए चुनौती बनती जा रही है, खासकर ऐसे समय में जब राज्य में राजनीतिक कंपटीशन पहले से ही काफी तीव्र है। सूत्रों के अनुसार बागी खेमे की ओर से कुछ और बड़े दावे भी किए गए हैं जिनमें पार्टी पदों और पार्टी ढांचे में बदलाव की बात शामिल हुई है। हालांकि इन सभी दावों को टीएमसी नेतृत्व ने सिरे से खारिज किया है। महुआ मोइत्रा का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पार्टी पहले से ही कई राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है। उनका ये तीखा अंदाज टीएमसी के भीतर एकजुटता का संदेश देने की पूरी कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बागी खेमे के नेताओं का कहना है कि उनके दावे पूरी तरीके से वैध हैं और पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत बदलाव की आवश्यकता है। हालांकि इस पर पार्टी नेतृत्व और कानूनी विशेषज्ञों की राय बिल्कुल ही अलग है। फिलहाल स्थिति यह है कि टीएमसी के भीतर चल रही ये राजनीतिक खींचातान अब खुलकर सामने आ चुकी है और आने वाले दिनों में ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ सकता है।
तो अब देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व इस संकट से कैसे निपटती है और क्या बागी खेमे के दावे पर कोई भी कानूनी कार्रवाई होगी या फिर नहीं। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहे टीवी 7 भारत। नमस्कार।